Yes, good morning all of you. So today we are continuing with the science chapter 1, that is chemical reactions and equations. कल हमने physical change, chemical change, chemical reactions, chemical equation, word equation, ठीक है, उसके बारे में स्टडी किया था. सबसे पहले कोई भी चीज सेंटेंस में, मतलब कोई भी दो चीजों का जब रिएक्शन हो रहा है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और पानी बन रहा है, तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लिखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स यू वाटर. लेकिन ये जो मैंने बोला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स यू वाटर, ये हो गया वर्ड इक्वेशन. लेकिन ये भी थोड़ा दुविधा वाला है, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसको केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला के थ्रू. तो हाइड्रोजन हो जाता है H2, ऑक्सीजन हो जाता है O2, H2 प्लस O2 इट गिव्स यू H2O, दैट इज अ वाटर. ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट इज अ स्टेटमेंट. सेकेंड जो मैंने आपको बोला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दैट वाज अ वर्ड इक्वेशन. इक्वेशन तो है क्योंकि उसमें एरो आ गया. ठीक है, दो चीजें प्लस हो रही है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, लेकिन वो इक्वेशन वर्ड्स में था, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्ड इक्वेशन. और जब उसको हमने उसका केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया, हमने उसको H2 प्लस O2 एंड इट गिव्स यू H2O, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, और हमेशा आपके केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो चीजें रिएक्ट करती है, मतलब एक दूसरे से मिल रही है, दे आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और जो आपको मिलता है, जो नई चीज आपको मिल रही है रिएक्ट करने के बाद, दैट इज अ प्रोडक्ट जो आपको राइट हैंड साइड मिलता है. ये आपके पास सारी की सारी 5 मैंने केमिकल इक्वेशंस ही लिखी है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है. और मिश्रा जी, अनबैलेंस्ड का दूसरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, स्केलेटल इक्वेशंस. ठीक है, स्केलेटल केमिकल. बैलेंस्ड हो मतलब बैलेंस्ड अभी हम करने वाले हैं, अनबैलेंस्ड हो या बैलेंस्ड हो है तो केमिकल इक्वेशन ही. लेकिन जो अनबैलेंस्ड है, मतलब जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में जब क्या सेम नहीं होता, मास सेम नहीं होता. वेरी गुड, ठीक है. लेकिन मास को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में हमेशा सेम होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, वो उतना ही रहता है. बिफोर और आफ्टर रिएक्शन आपका मास, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन द एलिमेंट्स विल बी सेम, देयर विल बी नो चेंजेस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, पांचों पांच में आपके रिएक्टेंट्स में और आपके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स आपको अलग अलग दिखते हैं. ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स में नहीं, लेकिन और ये आपको देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ कंपाउंड, दिस इज अ सिंगल एलिमेंट्स. ठीक है, तो जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास सेम नहीं होता, मतलब नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते, उसे अनबैलेंस्ड कहा जाता है. तो हम इसकी क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे. और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है. ठीक है, समझ में आया? अब बैलेंस्ड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको हर तरीके के एलिमेंट्स लिख देंगे. ठीक है, हम डिटेल में जाएंगे अभी, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, हम डिटेल में जाएंगे. आपको क्या करने का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स तो सेम ही है. ठीक है, उन एलिमेंट्स के आपको एटम्स लिखने. ठीक है, काफी देखो, जो पहला लिखा हुआ है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला है वो फर्स्ट लिया है, ये पांचों पांच करवा रहा हूँ क्योंकि कंपैरेटिवली ये दोनों इजी हैं. पहले ये दोनों देख लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम देख लेंगे. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग करनी है. बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट्स चेक करने हैं. ठीक है, एलिमेंट्स में जो भी रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बार बार अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहते हो, ठीक है, और रिएक्टेंट याद बहुत सिंपल तरीका है. ठीक है, कि जो रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स. जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्टेंट्स है. और जो आपको मिल रहा है नया प्रोडक्ट, दैट इज मतलब जो नई चीज, नया सब्सटेंस आपको मिल रहा है, वो प्रोडक्ट कहलाता है. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में आपको एलिमेंट्स देखने हैं. ठीक है, पहले कौन से एलिमेंट्स हैं और उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं.
तो अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास आपको एलिमेंट दिख रहा है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी वही है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख दो रिएक्टेंट्स, यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? और यहाँ पर भी ये तो बैलेंस्ड ही है। लेकिन क्या होता है, दूसरों को बैलेंस करने के चक्कर में हम काफी बार इम्बैलेंस होता है। आपको स्विमिंग अच्छी आती है, लेकिन स्विमिंग आना और किसी को पानी के अंदर बचाना, ये दो अलग अलग चीजें होती है। क्योंकि आपको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, लेकिन आप महर्षि को बचाने जा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जिसको बचा रहे हो, जो डूब रहा है, वो आपको खींचेगा। तो कहीं ना कहीं आप तो बैलेंस थे, लेकिन वो आपको अनबैलेंस कर देगा, ठीक है, वो आपको इम्बैलेंस कर देगा। तो जब आप एक एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है वो काफी बार इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमको ये भी ध्यान देना है भाई, वो भी ना डूबे और मैं भी ना डूबूं। मुझे तो स्विमिंग आती है, फिर भी डूब जाऊंगा क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है। अब ऑक्सीजन के रिएक्टेंट्स में दो एलिमेंट्स है, सॉरी दो एटम्स है, और यहाँ पे तो ये तो बैलेंस्ड है। अब इसको देखेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करना ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप अगर जाना है तो जिसकी मैथ्स की कैलकुलेशन अगर अच्छी है ना, फटाफट उसको दिखेगा। मैथ्स हर जगह आ जाता है, आप फिजिक्स में भी मैथ्स ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत सिंपल है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्या करना है। लेकिन जनरली क्या करना होता है, जब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम होता है ना, वहां से आपको चालू करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो चलो है ही दो एलिमेंट्स और ये बैलेंस्ड है, इसको खाली बैलेंसिंग करनी है। अब इसको बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ पे इंटू 2 करूं, ठीक है, क्योंकि ये 2 है ऑलरेडी। अब होता क्या है, आप नीचे कभी भी नंबर नहीं लिख सकते, याद रखो। आपको नंबर लिखना है तो, क्योंकि ये सिंगल कंपाउंड है, ये दोनों हाल फिलहाल अलग अलग, इसमें से एक चीज बनी हुई है पानी, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आप यहां नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन में नहीं डाल सकते, आपको यहां नंबर डालना है। आप नीचे नंबर नहीं डाल सकते, चलो यहाँ पे तो है, लेकिन नीचे नंबर नहीं डाल सकते। कभी भी डालना है तो आपको आगे जो कोएफिशिएंट होता है एक तरह से, वहां नंबर डालना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमको O के दो एटम चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 लगाते हैं। लेकिन इस मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्राई। ये हिट किया हमने 2 से, ठीक है। अब ट्राई करो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो हम ट्राई करते हैं फिर से। H के एटम्स कितने हैं, 2। यहाँ पे 2 2 ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 2 4 हो गए। और O के एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स में, यहाँ पे O के कितने हैं, क्योंकि ये जो आगे नंबर लिखा ना, मैंने कल क्या बताया था, मैथ्स के ब्रैकेट की तरह होता है। ब्रैकेट के बाहर नंबर जो होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो आगे वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के एटम्स सेम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 हो गए, क्योंकि जो तुमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया ना आगे, वो वही यहाँ पे भी हो गया। तो अब हाइड्रोजन के, तो ये बैलेंस हो गया, दोनों के 2 2 हो गए, लेकिन ये इम्बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4, और रिएक्टेंट में कितने हैं, 2। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो इसके भी 4 हो गए। अब तुम्हें पता चल गया कि हो गया, लेकिन फिर भी हिट एंड ट्रायल में फिर से हमने हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में हिट किया, ठीक है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन में हमने 2 से हिट किया। अब फिर से उसको चेक कर, ठीक है। 2 2 4, हाइड्रोजन के 4 एटम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है और ऑक्सीजन के 2 हो गया सेम, ठीक है। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड। देन सेकेंड वन, Mg plus O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपके पास एलिमेंट्स कौन से हैं, Mg और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी Mg और O है, मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं, और प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे Mg और O दिख रहा है, मतलब आगे कुछ भी नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, मतलब एक ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, तो बट ऑब्वियसली ऑक्सीजन को सेम करना है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे इंटू 2 करूंगा, लेकिन वो 2 लगाना मुझे यहाँ पर है, तो Mg प्लस O2। अब तक देखो Mg बैलेंस था, उसको तो स्विमिंग आती थी, O को बचाना था, लेकिन O ले डूब रहा है। अब क्या हो रहा है, 2 आगे लगा दिया,
अब फिर से चेक करो, mg का कितना है, जो तुमने 2 आगे लगाया वो mg और वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, o के साथ भी, और तो पहले जो बैलेंस था mg, अब यहाँ पे mg 1 है, यहाँ पे mg 2 है, यहाँ पे o 2 है, यहाँ पे भी 2 o है, ठीक है, तो mg इम्बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा रिएक्टेंट में, तो आगे 2 लगा दूं, तो 2mg प्लस O2 इक्वल्स टू 2mg। खत्म नहीं, फिर से चेक करना, ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। mg के कितने हैं, mg के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ये आपकी फाइनली बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप बताया, आप 2 स्टेप में कर सकते हैं, समझ में आया? ओके, नाउ अब हम फर्स्ट वाली ले लेते हैं, Fe। क्या होता है Fe? आयरन। आयरन को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? वाटर के साथ, H2O के साथ, और आपको क्या मिल रहा है? Fe3O4, दैट इज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। और क्या इवॉल्व हो रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। नाउ सी, जब आप आयरन को पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं दोनों साइड? एक आयरन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन, हाइड्रोजन और Fe। अब यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर आयरन के कितने एटम्स हैं? एक। और यहाँ पर 3। हाइड्रोजन के यहाँ पे, और वहां पर भी, ऑक्सीजन के यहाँ पे, और यहाँ पर 4। अब टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। सबसे ज्यादा एटम आपको कौन से एलिमेंट में दिख रहा है? कौन से साइड? प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे जो ज्यादा एटम है वहां से चालू करते हैं, ठीक है। तो आपने रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के एटम्स में 4 ले लिया, आप वो 4 नीचे नहीं ले सकते, आपको यहां लेना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। अभी अभी आपने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ इंटू 4 किया, लेकिन वो 4 लिखा था यहाँ पे। अब यहाँ 4 लिखा मतलब वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्टेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट्स के साथ ये हो गया 4 2 8 हो गया, ये तो बैलेंस हो गए, ये 8 हो गया। लेकिन प्रोडक्ट में H के कितने एटम्स हैं? तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पे 8 करने पड़ेंगे, तो क्या करूं यहाँ पे भाई? अब यहाँ पे इंटू 4 मतलब सिर्फ अकेले यहाँ पे 4 इंटू, ठीक है। तो ये 8 आ गया, तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, तो हाइड्रोजन के भी सेम हो गए। और हमने किसके सेम किए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी सेम हो गए। बाकी क्या बच गया? Fe मतलब आयरन। आयरन में यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? तो 3 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। अब फाइनली 3Fe, मैं सिर्फ फिर से लिख रहा हूं, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं, Fe3O4 प्लस 4H2। अब चेक कर लेते हैं। Fe मतलब आयरन के कितने हैं? 3। यहाँ पे भी आयरन के कितने हैं? 3। फिर हाइड्रोजन के 8, 4 2 8, हाइड्रोजन के 8। फिर ऑक्सीजन के भी, ये 4 इसके साथ भी जाएगा, 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के, ये हो गया आपका बैलेंस। समझ में आया कि मास हो गया आपका दोनों तरफ सेम। समझ में आया? क्लियर है? नाउ गाइस द फोर्थ वन, पे अटेंशन। देखो फोर्थ वन में हमारे पास यहाँ पे HNO3 दैट इज अ नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो हाइड्रोक्साइड ऐसा भी हो सकता है कि 2 आगे लिखा हो और OH लिखा हो पीछे, तो भी चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसा हो सकता था 2CaOH। हाइड्रोक्साइड OH साथ में दिखेगा। हाइड्रोक्साइड जब आपको बोलना है ना तो OH आपको, और हाइड्रोक्साइड हमेशा OH2 होता है। OH वो 2 नीचे भी हो सकता है जैसे आपको दिख रहा है, वो 2 आगे भी हो सकता है। मतलब हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दोनों 2 एटम्स हैं, लेकिन पहले O फिर H, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर।
अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास? एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर क्या है, नाइट्रोजन है, इसको अलग अलग लेने का। फिर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। फिर आपके पास कैल्शियम है, क्योंकि सी ए में सी अलग ए अलग मत कर देना, कैल्शियम का सिंबल ही सी ए है। देन ओ आ गया, एच आ गया, ये सी ए आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, एच आ गया, ओ आ गया, ठीक है। नाउ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एक ही एटम है, प्लस यहाँ पे देखो ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है ना, ये दोनों का है। तो टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 1 + 2, टोटल 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। फिर हम नाइट्रोजन पे आ जाएं, एक ही है यहाँ पे रिएक्टेंट में। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? ये देखो ये 2 दोनों के साथ अप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन के 6 और नाइट्रोजन के 2, ठीक है, नाइट्रोजन के 2। फिर कैल्शियम का यहाँ पे ये OH2, 2 इनके लिए, इसके लिए नहीं है। Ca कितना है? और यहाँ पे भी Ca कितना है? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 3, ठीक है, 3 और 2, 3 और 2 टोटल 5 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6 और 1, 6 + 1 टोटल 7। अब तो मेरे ख्याल से खाली कैल्शियम ही बैलेंस्ड है, ठीक है, बाकी सब अलग अलग है, 3 2 1 2 5 7 1 1, सिर्फ कैल्शियम सेम है। अच्छा, जो हाईएस्ट एटम कहाँ है? ऑक्सीजन में कितने हैं? 7 है, ठीक है। और देखो मैंने ये प्लस करके क्यों लिखा है? क्योंकि 5 इकट्ठे नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 5 दिखेगा तो आप 5 से मल्टीप्लाई करने की सोचोगे, यहाँ पे तुम 3 या 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी 7 इकट्ठे नहीं है, ठीक है, 6 और 1 है, मतलब टोटल भले ही 7 है, लेकिन आपको 2 पार्ट्स में है ना, आपने प्लस करके 7 लाए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, लेकिन 6 और 1 करके, 6 3 2 6 और 1। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और 3 5। अब अगर मुझे यहाँ पे 6 है, ठीक है, अगर इसको 6 करना हो तो मैं आगे 3 डाल दूं, ठीक है। अब यहाँ 3 डालूंगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो उसके बाद ऑक्सीजन के ऑलरेडी 3 है, तो 6 + 2 6 + 3 9 हो जाएंगे। और वहाँ पे तो हमारे पास 7 है, ठीक है, 3 2 6 ऑलरेडी है और एक 7। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे भी 9 हो जाएंगे। अगर मैं 3 लिखता हूँ, ये 3 2 6 और आगे मैं 3 लिखता हूँ तो ऑक्सीजन के 3 यहाँ पे टोटल 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने 9 किए, अगर मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ तो 9 हो जाएंगे। या मैं आगे यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 3 6 और 2 तो 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 डाल के देखता हूँ, देखो, प्लस 3CaOH2 और यहाँ पे HNO3 ये सेम। और मैंने आपको बोला यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, ठीक है, CaNO3 2 प्लस 3H2O। ऑक्सीजन के सेम हो गए, कैल्शियम के सेम है। अब नाइट्रोजन के हमारे पास कितने हो गए? यहाँ पे नाइट्रोजन, देखो मैंने यहाँ पे 3 डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाला? 3। तो नाइट्रोजन में कुछ इफेक्ट आया? नहीं आया। नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने हैं? 2 है। और नाइट्रोजन के यहाँ पे कितना है? तो मैं आगे 2 डाल दूँ तो नाइट्रोजन भी सेम हो जाएगा। तो चलो मैं आगे 2 डाल देता हूँ, 2HNO3 प्लस 3CaOH2, it will gives you NO3 2 प्लस 3H2O, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी सेम हो गए, ये इंटू 2 किया तो अब क्या रह गया? लेकिन जैसे ही हमने नाइट्रोजन के साथ इंटू 2 किया, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो गया, ठीक है। हमने नाइट्रोजन के साथ 2 करने के साथ हाइड्रोजन में भी चेंजेस आए और अब ऑक्सीजन यहाँ पे और कितने इंक्रीज हो गए? 2 3 6 हो गया,
तो ऑक्सीजन अब हमारे पास कितने हैं देखो, 2 3 ज़ा 6 और 12 है, सॉरी ये 2 मैंने अंदर डाल दिया है, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब यहां पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 9 है, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 अनदर। अब मैं क्या करूं, अच्छा कैल्शियम के भी तो 3 हो गए यहां पे, तो मैं यहां 3 डाल दूं। अगर मैं यहां 3 डालता हूं, ठीक है, तो कैल्शियम के 3, यहां पे भी कैल्शियम के 3, ठीक है। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं, देखो हर बार जो भी नंबर लिखना है हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको। देखो हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 3 ज़ा 6, 8। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, और हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। उसके बाद नाइट्रोजन कितना है, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 और 3, 6 हो गई ये तो, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कितना है, यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 3, और क्या रह गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 + 6 12, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 एंड 18, ये तो 18 हो गए, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और यहाँ पे ऑक्सीजन के और 3 है, 21 हो गए। मतलब हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। हम फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। देखो मुझे एग्जैक्टली इसके नंबर्स पता हैं कि कहाँ क्या डालना है, लेकिन आप जो करोगे मैं वो कर रहा हूँ कि आप एक ही बार में तब आएगा जब आपको शायद रट्टा हुआ होगा या कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। नहीं तो इस तरह हिट एंड ट्रायल का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अगर टीचर को कोई अटपटी आप इक्वेशन दे दो तो उसको भी सोचना तो होगा, अगर उन्होंने कभी नहीं की है तो। जैसे मैंने आपको मैथ्स में बोला है कि कैलकुलेशंस आप में और मेरे में उतना ही डिफरेंस है कि मैं थोड़ा फास्टर जाऊंगा। जिस चीज़ में अगर कैलकुलेशन नेसेसरी है तो वो तो मुझे भी करनी ही पड़ेगी जो आपको करनी है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। हमने यहाँ पे ये देखा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कौन से एलिमेंट के अंदर है, वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो हमको जो मिला था दैट इज़ 7। हम फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 और टोटल 3। नाइट्रोजन में 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 3 5 है, ठीक है। और कैल्शियम 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और हाइड्रोजन 2। अब कहाँ से स्टार्ट करें, जो हाईएस्ट नंबर होता है। हाईएस्ट नंबर आपका ऑक्सीजन का है दैट इज 7, यस। कहाँ पे, हाँ कहाँ पे, यहाँ 2 डालूँ, हाँ तो वही तो बोला, हिट एंड ट्रायल में वही होता है ना। मैंने 3 डाल के देखा तो नहीं हुआ, अब हम 2 डाल के देखेंगे, दूसरा नंबर ही आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ऑक्सीजन से अगर स्टार्ट करें हम लोग, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं 5। तो इनका कहना है कि यहाँ पे 2 डालो, तो बेटा 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7। तो चलो हम यहाँ पे 2 डाल के देख लेते हैं।
HNO3 प्लस 2CaOH2, ठीक है। तो हो गया ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया बराबर, क्योंकि 2 2 4, 4 3 7 हो गया। ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। यहां पे भी क्या आ गया, लेकिन जब यहां पे आपने 2 डाला और क्या चेंज आया वो भी देख लो। कैल्शियम 2 हो गए, कैल्शियम यहां पे कितने हो गए 2, और क्या हो गए हाइड्रोजन 2 2, 2 2 पहले हाइड्रोजन यहां पे कितने थे, 1 यहां था 2 यहां थे, ठीक है। यहां पे ये जो 3 है वहां पे 1 + 2 करके बना है ना, तो आपके ये 2 की जगह क्या आया 4 हो गया, और टोटल कितने हो गए 5 हो गए। तो यहां पे चेंज आया, ठीक है। अब यहां पे आपके पास कैल्शियम, सॉरी हम किसकी बात कर रहे थे, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसको मैं 5 कर सकता हूं। हाइड्रोजन आपके टोटल यहाँ पे 2 2 4, 4 + 1 5, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। डायरेक्टली मैं इसको 5 नहीं कर सकता क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो भी 2 2 4 होगा, मुझे इससे ज़्यादा ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा 6, क्योंकि मैं 4 लिखूंगा तो एक और हाइड्रोजन कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चलो 2 लिखता हूँ तो 2 2 कितने हाइड्रोजन हो गए, तो मैं यहाँ पे 5 है तो वो सेम कैसे करूँगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन में कम नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ पे या तो मैं 5 लेके आऊँ या 5 से ज़्यादा वाला नंबर लेके आऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्या डाल दूँगा 3 डाल दूँगा। अब हाइड्रोजन वहाँ पे कितने हो गए 6 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं। अब लेकिन जब मैंने यहाँ पे 3 डाला तो वो 3 ऑक्सीजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगेन आपका ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसके आगे चलो डाल के देख लेते हैं। 2HNO3 plus 2CaOH2 it gives you CaNO32 plus 3H2O। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 4, टोटल 6, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। फिर नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और नाइट्रोजन यहाँ पे भी, चलो नाइट्रोजन हो गया बैलेंस्ड। फिर ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और ऑक्सीजन यहाँ पे 4, टोटल 10। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 3 9, तो वहाँ पे एक और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन मैं नहीं ला सकता, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बाकी सारी चेंज हो जाएगा। अब ये एक हाई लेवल का मैंने आपको बैलेंसिंग डाल दिया है जो आपको ज़्यादातर नहीं आएगा। इसके लिए आपको ABCD मेथड करना पड़ेगा, क्योंकि या तो बहुत सोचना पड़ेगा या फिर आपको ABCD मेथड के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। ABCD मेथड के थ्रू वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे या इसके बाद वाले में ले लेंगे कि ABCD के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है। उसमें आपको मैथ्स आ जाएगा, एजम्पशन करना होता है, उसमें आपको जनरली क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है। इसके साथ ही मैं सिखाऊंगा तो मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादातर हिट और ट्रायल से हो जाएंगे। आप लोगों ने बोला ये हो गए, यशवी हो गया, क्या किया, 2HNO3 किया, तो वो तो कर दिया हमने भी, पहले किया है बाद में किया, बात एक ही होती है ना, आना तो है ही ना। देखो हिट एंड ट्रायल में कोई स्टेप्स नहीं होते कि आप पहले 2 ही लोगे, जो 2 हमको पहले डालना था हमने बाद में डाला, तो इफेक्ट तो वही आना है। इसको ऐसे ही रहने दिया, ओके।
2 ऐड कर दिया। इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है, प्लस CaOH2 को सेम रहने दिया और ये हमने सेम रख दिया और यहाँ पे हमने 2 डाल दिया, राइट, ठीक है। 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब हम चेक कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन के 2, टोटल 4, हाइड्रोजन के 4 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन के 2 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन के 6 प्लस 2 8, ऑक्सीजन के 6 प्लस 2 8, देन अब क्या बच गया, कैल्शियम का एक ही है, कैल्शियम का एक ही है, हो गई बैलेंस्ड, ठीक है, हो गई बैलेंस्ड। लेकिन जनरली जो स्टेप बाय स्टेप जाना होता है उसमें यही करना होता है कि आपको सबसे पहले, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में यही होगा आपका कि आपको नंबर लिखते जाना है, चेक करते जाना है। हमने यहाँ नंबर लिखा था, उसकी जगह हमने यहाँ नंबर लिख दिया पहले। और आप नंबरिंग, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो पहले लिखा हुआ है उसमें ही नंबरिंग पहले आएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करो कि वो आए। लेकिन इक्वेशन कोई भी आ सकती है, साइंस के अंदर खाली टेक्सचुअल आएगा ज़रूरी नहीं है, आपके सामने कोई भी इक्वेशंस आ सकती है। देन लास्ट वन हम ले लेते हैं, दैट इज़ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या होता है देवंशी, हाइड्रोजन सल्फेट का नाम दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, पक्का, हाँ येशा पक्का, सल्फ्यूरिक एसिड ही, आगे पीछे कुछ लगता नहीं है, तो दोनों में फ़र्क है ना, डाइल्यूट नहीं है, यस प्रिंस, अच्छा चलो। नाउ यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, देखो Na सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे Na कितना है, 1, Na 1 है और Na प्रोडक्ट में 2 है, ऑक्सीजन 1 प्लस 4, ऑक्सीजन 4 प्लस 1, चलो अच्छा है, हाइड्रोजन 1 and 2 3, हाइड्रोजन 2, देन सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, 4 नहीं है, वो SO4 साथ में है। हाँ आप SO4 को साथ में भी ले सकते हो, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे देखो ये SO4 साथ में है, SO4 ऐसा भी कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स अलग अलग करके भी काउंट कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा साथ में लेना है, जैसे देखो SO4 और H2, SO4 और H2, ठीक है, बाकी सिंगल ऑक्सीजन बचा, तो ये सेम है, H2 भी सेम है, ये वाला ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे H2 है, अच्छा H2 और यहाँ पे एक H बचा है, और Na सेम नहीं है, Na वहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ, 2NaOH प्लस H2SO4, आराम से ध्यान दो, एक आधा तो होना ही है कि जिसमें कंफ्यूजन आना है। अब यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, यहाँ पे सोडियम, ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 4, या चलो एक काम करते हैं, सोडियम ले लो, SO4 ले लेते हैं, H2 यहाँ पे 2 और 2 4, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, ठीक है, तो H भी सेम हो गए, देखो Na सेम हो गए 2 2, SO4 सेम हो गए, ये हो गए, देखो ये सेम हो गया, SO4 भी मैंने साथ में ले लिया था, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, हाइड्रोजन के 4, सोडियम हो गया,
SO4 मैंने साथ में ले लिया, हाइड्रोजन के भी सेम कर दिए, लेकिन एक यहाँ पे ऑक्सीजन अलग से बाकी है, क्योंकि मैंने वो वाला ऑक्सीजन सल्फर के साथ सल्फेट में कैलकुलेट कर लिया था। आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऑक्सीजन अलग अलग ही लो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रह गए, यहाँ पे भी तो 2 ऑक्सीजन है, हो गया ये। आप टोटल सिंगल एलिमेंट का भी चेक कर सकते हो। Na कितना है? 2। Na कितना है? ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 4 और 2 6, फिर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4, फिर सल्फर हो गया, सारे एलिमेंट्स सेम हो गए। क्लियर? यस कैमरामैन। नाउ गाइस, देयर इज अ टाइप ऑफ रिएक्शंस हाल फिलहाल मैंने बोर्ड पे 4 लिखे हैं, सिर्फ इतने ही नहीं होते, इससे ज़्यादा भी हैं, ठीक है, लेकिन हम पहले ये 4 देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला टाइप है, सबसे कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला दूसरा होता है, ठीक है, लेकिन सिंपल है कंपैरेटिवली। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम ही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है जिनका, वो कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए? यहाँ पे मेन की पॉइंट आपकी क्या है? मेन पॉइंट क्या है? सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, उसे कॉम्बिनेशन, क्योंकि 2 सब्सटेंसेस, 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दे अंडरगो रिएक्शन, उसके बीच में रिएक्शन हो रहा है और फॉर्म हो रहा है सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। जैसे H2 + O2, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उसको जो उनका जब रिएक्शन हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? H2O एक सिंगल नया प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज अ वाटर, तो वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स हमने सब्सटेंसेस लिए हैं, उनका रिएक्शन हुआ और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये सिंगल होना जरूरी है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट मिला वो सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए, दैट इज अ कंबाइन हो गए। क्या हो गए? कंबाइन हो गए। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना पत्थर, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, जब वो पानी के साथ, चूना पानी के साथ मिक्स किया तो आपको क्या मिलेगा? लाइम वाटर मिलेगा। आपको वाइट वॉश में काम आता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम। ये क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाता है? क्विक लाइम। और ये क्या हो जाता है? स्लेक्ड लाइम, मतलब लाइम वाटर, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है? लाइमस्टोन, इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। चूना पत्थर जब पानी में जाएगा तो आपको चूने का पानी मिलेगा, लाइम वाटर मिलेगा, जो वाइट वॉश में यूज़ होता है, ठीक है। अपने आजकल तो डायरेक्टली पेंट्स वेंट्स आ गए हैं, अगर आपने चूना पहले देखा होता तो चूने को मिक्सअप किया जाता है, तैयार किया जाता है, स्लेक्ड लाइम बनता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। मतलब क्विक लाइम को जब आप पानी के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपको जो मिलता है दैट इज अ स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्या किया? 2 सब्सटेंसेस ले लिए, उनके बीच में रिएक्शन हुआ और आपको जो नया सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? अब सेकेंड जो है, अच्छा मैंने 4 नहीं 3 ही लिखे, सेकेंड वाला मैं यहां लिख देता हूं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ये रहा, वही दिखा नहीं। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज, ब्रोकन डाउन, ठीक है। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रोकन डाउन। और जब जब ब्रोकन डाउन होता है ना, जब जब हम टुकड़े करते हैं, क्यों करते हैं? लाइफ में कहीं पे भी टुकड़े किए जाते हैं ना, ताकि उसमें आसानी आ जाए,
उसको ईजीली सॉल्व किया जाए। कहीं पर भी आप रोटी खाते हो डायरेक्टली निगल नहीं जाते हो, उसके पीसेस करते हो ताकि यू कैन ईजीली डाइजेस्ट। समझ में आया? तो कहीं पर भी पीसेस होते हैं ना, उसका अल्टीमेटली उसका रीज़न क्या होता है पीसेस करने का? कहीं पर भी पीसेस करो, कहीं पर भी आप पूरा का पूरा आलू या कोई भी सब्जी डाल नहीं देते, उसको पीसेस करके डालते हो क्योंकि अल्टीमेटली खाने में ईजी रहेगा, ठीक है, डाइजेशन में ईजी रहेगा। कहीं पर भी आप पीसेस करते हो, किसी भी चीज़ के पीसेस करते हो, वो ईजीली के लिए होता है कि आगे का प्रोसेस हमारा ईजिली हो जाए। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज का मतलब ये होता है ब्रोकन डाउन, टुकड़े करना। तो यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 कार्बोनेट, ठीक है। जब वो डिकम्पोज हो रहा है तो क्या मिल रहा है आपको? CaO मतलब क्विक लाइम, ठीक है, चूना पत्थर लाइमस्टोन, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर एक सिंगल है, आपका जो रिएक्टेंट है वो सिंगल है, ठीक है, और आपको दो चीज़ें मिल रही है प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज़ अ डिकम्पोज हो रहा है, एक में से आपको दो चीज़ें मिल रही है, ठीक है। फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ज़्यादातर बच्चों को अच्छे से आता है क्योंकि क्या होता है? ताकतवर कमज़ोर को भगा देता है। डिस्प्लेस करने का मतलब यही होता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको बुलाऊँ, इधर आ, दवे आ जाओ, और ऋषि तुम भी आ जाओ, तो प्रैक्टिकल करके देखे ना, ठीक है। अब ये दोनों साथ में है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन में साथ में है। कृष्णा आ जाओ, ना महर्षि ज़्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये ज़्यादा ताकतवर है, बट ओबेस है। अब आप बोलोगे सर वो भी हो सकता है ब्रूस ली हो वो, ठीक है। सीधी बात है कि दिख नहीं रहा है लेकिन ताकतवर ज़्यादा हो, ऐसा होता है काफ़ी बार कि आपको दिखता नहीं है लेकिन अंदर से ज़्यादा उसमें स्टेमिना स्ट्रेंथ होता है करके। अब क्या होगा यहाँ पे? जब इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, ये एक एलिमेंट है, ये एक सोल्यूशन है। अब जब इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है तो इसकी ताकत ज़्यादा है, ये इसको हटा रहा है, ठीक है, ये उधर चला गया और ये भाई साहब अलग हो गए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। जो ताकतवर एलिमेंट है वो जो कमज़ोर एलिमेंट है उसको हटा के उसकी जगह ले लेता है। बेंच पे भी तुम ऐसे ही करते हो, ठीक है, गर्ल्स नहीं करती, बॉयज़ ज़्यादातर करते हैं कि जो ताकतवर होता है वो उसको वहाँ से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा, ठीक है। चलो ये मार्केट नहीं है कि तुम अपनी ताकत दिखाओ, इसलिए उतना नहीं होता, लेकिन वैसे अगर कोई आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो आप यही करोगे कि जो कमज़ोर है और आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप उसकी भी जगह ले लोगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में वही हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है। और आप ऐसा सोचो, अगर साइंस की तरह नहीं जाना है तो आप ये सोचो कि आयरन ज़्यादा ताकतवर है। तो आयरन जो है एक क्या है? एलिमेंट है, लेकिन क्या है वैसे? वो मेटल है, ठीक है। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है, H2SO4, वो भी हमारा हाइड्रोजन सल्फेट था, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? एक सोल्यूशन है। तो जब आयरन को हमने उस सोल्यूशन में डाला जैसे ही, ठीक है, तो आयरन ने क्या किया? कॉपर को धक्का मार दिया और उसकी जगह ले ली, क्योंकि आयरन ज़्यादा ताकतवर है। तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ये क्या हो गया? डिस्प्लेस कर देना एक की जगह। वैसे डिस्प्लेस का मतलब होता है एक की जगह दूसरा आ जाना, ठीक है। जैसे आप रिप्लेस बोलते हो, ठीक है, तो एक की जगह दूसरा आ जाना, वही। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? क्या होता है विकास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? सिट डाउन, चलो कोई बात नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। डबल, एक खाली एक जगह, वी हैव टू सॉल्यूशंस, ठीक है। एक की जो एक ताकतवर है वो दूसरी जगह ले रहा है और उसकी जगह खाली हो गई तो वो वहां जा रहा है, ठीक है। आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो हमारे पास है सोडियम सल्फेट और Ba मीन्स बैरियम,
क्लोराइड। Cl2 अलग से होता तो क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन वो मिक्सअप हो चुका है, क्लोराइड हो गया, ठीक है, बैरियम क्लोराइड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैरियम सल्फेट। तो यहाँ पे बैरियम के साथ क्या था, क्लोराइड था, क्लोरीन था, ठीक है, लेकिन बैरियम के साथ आप क्या देख रहे हो, सल्फेट। और सोडियम के साथ सल्फेट था, सोडियम के साथ क्या देख रहे हो, तो वो इधर आ गया, वो उधर चला गया, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये पहले लिखोगे और वो बाद में लिखोगे, आपको ये पहले और वो बाद में लिखना है तो भी एक ही बात है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि सोडियम के साथ आ जाएगा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक बन गया। और बैरियम के साथ एक और चीज याद रखना, ये दोनों भले आगे पीछे लिखो, जैसे ये हमने पहले लिखा हुआ है, ये बाद में, ठीक है, ये आगे आ जाएगा, वो पीछे चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों में ही, ठीक है, दोनों में, दोनों कंपाउंड के अंदर जो पहले लिखा हुआ है वो एलिमेंट पहले ही आएगी। जैसे Ba पहले ही आएगा, SO4 पहले आएगा, Ba बाद में आएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आगे पीछे है। देखो ये सेकंड पोजीशन पे है बैरियम वाला, और सोडियम फर्स्ट पोजीशन पे। हमने बैरियम पहले लिखा, सोडियम वाला पीछे लिखा है, लेकिन बैरियम लिखना पहले ही है, सोडियम लिखना पहले ही है, ठीक है। सोडियम के साथ सल्फेट था, सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया, बैरियम के साथ सल्फेट आ गया। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? इसके बाद है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आया? और भी है हमारे, पहले हमने ये 4 देखा। आए रिपीट, सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल याद रख लो, H2 + O2 इट गिव्स यू H2O। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। दिस इज अ की पॉइंट की सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और जब आप एक ही रिएक्टेंट में से उसके टुकड़े करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, तो वो हो जाता है आपका डीकम्पोजिशन, टुकड़े कर, हिंदी में साथ में याद रखो। और डिस्प्लेस का मतलब होता है धक्का दे देना, एक एलिमेंट की जगह दूसरा ताकतवर एलिमेंट आ जाएगा। जैसे हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन है, पिक्चर आ जाना चाहिए, तो जैसे ही आयरन उसके अंदर डाला, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली और वो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हो गया अलग। फिर हमारे पास है सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम के साथ क्लोराइड आ गया और बैरियम के साथ सल्फेट चला गया, ठीक है, ओके, क्लियर है? Now guys, come to the text book, पेज नंबर 6, इसमें हम डिटेल में देख लेते हैं। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ध्यान देना आप। See, we have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involves the breaking and making of bonds. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? Breaking and मेकिंग ऑफ बॉन्डिंग होती है बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। मतलब जब 2 अलग अलग सब्सटेंसेस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स के एटम्स ही रिएक्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्स के एटम्स या तो टूट रहे हैं या फिर बन रहे हैं, ठीक है, ब्रेकिंग और मेकिंग, ठीक है। लेकिन ब्रेकिंग और मेकिंग ये याद रखना, ब्रेकिंग मेकिंग हो किसका रहा है? एटम्स का, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? बॉन्डिंग की वजह से। सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, या तो बॉन्डिंग बन रही है या बॉन्डिंग टूट रही है एटम्स के बीच में। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 and 4। अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो हमने यहाँ पे देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज अ क्विक लाइम, और ये कॉमनली याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, जिसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ अ स्लेक्ड लाइम, या उसको हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। सी इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ध्यान दो टेक्स्ट बुक में, एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मेन जो की पॉइंट है आपका क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। आपने 2 सब्सटेंस लिए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, उन दोनों का रिएक्शन हुआ और एक सिंगल आपको सब्सटेंस मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला,
जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ स्लेक लाइम, दैट इज अ लाइम वाटर, ठीक है। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination. आप दो रिएक्टेंट जितने लेने हैं, दो या दो से ज़्यादा में सब आ गया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक ही होना चाहिए, तो ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि देखो रिएक्टेंट्स कितने भी हों, लेकिन उन सारे रिएक्टेंट्स का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब आपको मिलना एक ही चाहिए, ठीक है। अगर आप कुछ बना रहे हो, सपोज कर लो आप कुकिंग कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या जाना चाहिए, लेकिन जब आप जितनी भी चीज़ें डाल रहे हो वो सब्जी तो एक ही तैयार होने वाली है, तो सब्जी एक ही तैयार होने वाली होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट एक ही मिलना चाहिए। आप उस पैन के अंदर या कुकर के अंदर जो भी डाल रहे हो, प्याज, आलू, टमाटर, जितने भी रिएक्टेंट्स डाल रहे हो, जो भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने वाले हैं, लेकिन आपको मिलना एक ही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो आपने रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा लिए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने प्रोडक्ट एक ही बनना चाहिए, तो ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज, अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। नाउ स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ किसके, यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स, ठीक है। ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ स्लेक लाइम, ये कहाँ पे यूज होता है, वॉल्स को वाइट वॉश करने पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान देना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, स्लेक लाइम मिला, वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हवा के अंदर ऑक्सीजन तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, ठीक है। क्या हुआ, हम फिर से देख लेते हैं। हमने क्विक लाइम लिया, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट किया, तो आपको क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ स्लेक लाइम। अब ये स्लेक लाइम, अब ये यूज कहाँ हुआ स्लेक लाइम, ये हम व्हाइट वॉश करने में यूज कर रहे हैं, ये व्हाइट वॉश नहीं है, ये लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर है। जब आप खाली चूना नहीं लगाते हो ना भाई, चलो चूना तुम हाथ से भी लगाओ चलो कभी, तो थोड़ा कुछ गीला तो करना पड़ेगा, हल्का फुल्का पानी तो चाहिए कुछ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने चूने को, हमने क्विक लाइम को, हमने लाइम स्टोन को, क्विक लाइम या लाइम स्टोन बोलो, उसको पानी के साथ रिएक्ट किया, मिक्स किया, तो आपको क्या मिला, चूने वाला पानी मिला, लाइम वाटर मिला, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहा जाता है स्लेक लाइम। अब ये यूज़ किए, तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। आप इमेजिन करो एक ड्रम में हमने तैयार कर दिया। अब इसको हमने यूज़ कहाँ किया, वाइट वॉश करने। वाइट वॉश करने में जैसे ही हमने लगाया, तो 2 से 3 दिन के बाद क्या होगा, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, वो जो आपका स्लेक लाइम है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपने दीवार पे लगा दिया वाइट वॉश की तरह, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिएक्ट करेगा, और वहाँ पे वो पक्का हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, और वो एक शाइनी प्रोडक्ट है। अब आपको दीवार पे मस्त चमकता हुआ दिखता है सब कुछ, ठीक है, वो चमकता हुआ जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक लाइम रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing. white wash लगा दिया और वो तुरंत उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया, नहीं, वो गीला होता है, ठीक है, वो गीला होता है, उसको सूखने देना पड़ता है। सूखने देना पड़ता है मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 से 3 दिन में रिएक्ट करता है, तुरंत रिएक्ट कर रहा है लेकिन प्रोसेसिंग चल रही है, ठीक है। आपने गैस पे चावल रखा बनाने के लिए, 5 मिनट में बन गए, नहीं, उसकी प्रोसेसिंग चालू है भाई, तो वो प्रोसेसिंग चालू है, 2 से 3 दिन लगेंगे, फिर वहाँ पे लेयर बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट की। So calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the, आपको जो शाइनिंग दिखेगी वो 2 से 3 दिन के बाद दिखेगी, जो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का केमिकल फॉर्मूला भी यही है, समझ में आया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से आपको एक चीज़ फिर से बता देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है और
ये एक्सपेरिमेंट्स ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। और सिर्फ आपको फिर क्या चाहिए पता है, इंग्लिश आनी चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि साइंस में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया तो आप गलत हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्या लिया, आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, जिसको बोलते क्या, होता क्या है वो भी तो समझो, खाली साइंस कर रहे हैं हम। उसके साथ क्या होता है, वो होता है चूना पत्थर, जिसका नाम है क्विक लाइम। ठीक है, उसको हमने पानी के साथ रिएक्ट किया, चूने को। ठीक है, पानी के साथ जैसे ही रिएक्ट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहे हो, पहले कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको पानी के साथ रिएक्ट किया तो वर्ड यूज़ करो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो क्विक लाइम हमने लिया, एक ही है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ क्विक लाइम एक ही है। लेकिन आप जब क्विक लाइम वर्ड यूज़ कर रहे हो कि क्विक लाइम को हमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला स्लेक्ड लाइम, ऐसे बोलो। लेकिन वो होता क्या है, वो होता है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर कहाँ यूज़ होता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ड लाइम। तीन नाम है, तीनों याद रखो कि वो कहाँ यूज़ होता है, वो वाइट वॉश करने में यूज़ होता है। भाई हमने वाइट वॉश किया तो वाइट वॉश किया तो तुरंत आपको शाइनी सब्सटेंस नहीं दिखेगा भाई, चूना है वो। आप पेंट नहीं लगा रहे हो, ये ऑयल पेंट है, ये ऑयल पेंट है, लगाया आपको तुरंत शाइनी दिखेगा, बराबर। लेकिन जब आप चूना लगा रहे हो तो उसको सूखने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, उसके बाद आपको वो शाइनी दिखता है। क्यों? क्योंकि ये जो चूना हमने लगाया, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो स्लेक लाइम हमने दीवार पे लगाया, 2 से 3 दिनों में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और एक लेयर वहां पे फॉर्म होगी रिएक्ट करने पर, जो लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। समझ में आया? CaCO3। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप कार्बन को, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला, कोई भी चीज जलती है किसके प्रेजेंस में, और जब उसको कंप्लीट ऑक्सीजन कोई भी चीज को मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? वेरी गुड, कौन बोला? ठीक है, इसे कंप्लीट कंबशन कहा जाता है। जब कोई भी चीज पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो ही जलेगी, बराबर। ऑक्सीजन का जब प्रेजेंस होगा तो ही जलने वाली है, लेकिन जब पूरी तरह से वो जलेगी ना तो उसे कंप्लीट कंबशन कहा जाता है। और पूरी तरह से नहीं जली हुई है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन कहा जाता है। जब कंप्लीट कंबशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है ये शाह? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अब ध्यान में आ जाएगा कि कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, लेकिन कार्बन पूरी तरह से जला तो, अगर कार्बन पूरी तरह से नहीं जला तो कौन सी गैस आएगी? वेरी गुड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी, अनबर्न्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन आपने जलाया, ऑक्सीजन मिल रहा है अच्छे से, पूरी तरह से जल गया, कंप्लीट कंबशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। लेकिन अगर वो पूरी तरह से नहीं जला, इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है, आधा अधूरा, ठीक है, तो जो गैस निकल रही है दैट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, सो कार्बन को, कोयले को जला, कार्बन क्या है? कोयला। कोयले को जलाने की बात हो रही है, मतलब O2 आएगा ही, O2 के बिना आग नहीं लगती। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ये किसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? फिर पानी बनाना है तो H2 को O2 के साथ हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। और आपको मिल क्या रहा है? लिक्विड मिल रहा है, दैट इज अ पानी, वाटर, H2O। ठीक है, See, in simple language, we can say that when 2 or more substances, elements हो या compounds हो, जो भी हो, 2 substance, अब 2 substance में ये सोच के नहीं चलना कि आपको हमेशा खाली एलिमेंट ही लेने। ठीक है, अच्छा CaO, वैसे भी CaO क्या है? कंपाउंड है ना भाई, CaO, और ये भी क्या है? दोनों कंपाउंड थे। और H2 और O2 क्या है? दोनों एलिमेंट है। H2 सिंगल है, O2 सिंगल है। सिंगल है तो एलिमेंट है, एक से ज़्यादा है तो कंपाउंड है। तो आपका सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए तो ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। So, in simple language, we can say that 2 or more substances, elements या compounds combine, मतलब react हो रहे हैं to form a single product. The reactions are called combination reactions.
सी वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, ठीक है, इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, ठीक है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और हीट निकलेगी बट ओबेस है, तो आप जो बीकर वगैरह जो भी लोगे, कॉनिकल फ्लास्क लोगे या बीकर लोगे, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। इसे exothermic reaction कहा जाता है जब हीट रिलीज होती है। कोई भी आप देखो, exothermic खाली कॉम्बिनेशन के साथ या डिकम्पोजिशन के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ या डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सोथर्मिक किसी के साथ भी हो सकता है जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। आपको ऐसे याद रखना है, वो किसी एक के साथ याद नहीं रखना। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट सब्सटेंसेस, सॉरी, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, उसी के साथ क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हीट इवॉल्व हो रही है मतलब ये क्या हुआ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं है उसमें, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक, एग्जिट हो रही है, निकल रही है, ठीक है। एक्सो ई एक्स आ गया ना, ई एक्स, और एग्जिट का ई एक्स, ऐसे याद रखने का। आपको पता है कि एग्जिट का मतलब निकलना होता है, निकल जाना होता है, ठीक है। सी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नाउ CH4 प्लस O2, व्हाट इज CH4, मीथेन, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन जहां पे भी आ गया, वो किस तरह के कंपाउंड होते हैं? बचपन से 55 तक साइंस बोलो, 55 मतलब 55। जहाँ जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनकी बॉन्डिंग होती है, वो कौन से एटम्स होते हैं, मतलब कौन से कंपाउंड्स होते हैं? पता है? नहीं, जल्दी बोल दो। यस, डिस्कवरी, विकास, महर्षि से नहीं पूछूंगा। वो ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा अभी, वो बाद में टाइप्स देख लेंगे हम लोग। चलो, तो CH4 क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं। ये क्या हो गया? मीथेन। मीथेन को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिल रहा है? CO2। CO2 क्या है? प्लस H2O, ठीक है। सो डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पता है आपको? हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन जो है, ठीक है, वो एक एक्सोथर्मिक है। ये आपको पता है? नहीं पता है, वो लिखा हुआ है, देखो। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। स्टेप बाय स्टेप जाओ और ये अपने आप के साथ कंपेयर करो। हमको ज़िंदा रहने के लिए या काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? आप बोलते हो खाने से, इतना सबको पता है, ठीक है। हमको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी कहाँ से? खाने से, ठीक है। लेकिन खाने से कैसे? आगे का प्रोसीजर हमको नहीं पता। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब डाइजेशन होता है तो फूड पार्टिकल्स के छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटोस एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स होते हैं इसमें, आजकल हम इसको कार्ब्स बोलते हैं कि राइस, पोटैटोस, ये क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, याद रखना, ठीक है। जैसे मैं डाइट फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं दोनों टाइम चावल खाता हूँ, और वो चावल खाने का रीज़न क्या है पता है? तुम लोग मतलब तुमने मेरे एक्सप्लेनेशन में देखा होगा कि शायद मुझसे ज़्यादा चिल्लाता नहीं होगा कोई टीचर, ऊंचा। तो वो जो मैं चिल्लाता हूँ ना, उसमें मेरी एनर्जी डाउन होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन होती है, क्योंकि मैं सिंपल पढ़ा लूँ अगर तो उसमें फ़र्क पड़ता है। और चिल्ला के पढ़ाने से, कल मैंने मस्ती मजाक में बोला था शायद 12th वालों को, अच्छा है मैंने सुबह 2 पराठे खा लिए, क्योंकि कल तुमने मेरा 12th का अगर लेक्चर देखा होता अकाउंट्स का, तो तुम बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें उतना हाई पिच चाहिए होता है। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि मैं ऐसे चिल्ला के न करवाऊँ, और आराम से चिल्ला के मतलब डांट नहीं रहा था, ऊंची आवाज़ में। तो बोले नहीं नहीं सर,
अब चिल्ला के ही करो तो ये दिमाग में बैठता है हमारे अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स में वो नीड होती है एक्चुअली काफ़ी बार, कि जहाँ पे प्रेशर डालना होता है, अचानक से ज़ोर से बोलना होता है, जैसे मैथ्स में भी आपने देखा होगा काफ़ी बार। तो राइस जो है मैं इसलिए कंजप्शन करता हूँ, जैसे वीट में से भी मिलता है, जैसे वो लोग बोलते हैं, पहले की मान्यता ऐसी होती थी कि अरे रोटी खाने वाला इंसान पतला होता है, उसमें भी कार्ब्स होते हैं भाई, ठीक है, उसमें भी कार्ब्स होते हैं, लेकिन मेनली जो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिलती है कार्ब्स की, दैट इज़ राइस ले लो, पटेटो। अगर आपको मोटा होना है, बॉयल आलू खाओ डेली, जो पतले इंसान है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, आप पचाने की ताकत होनी चाहिए। मेन ये होता है कि आप खा तो लो, और डाइजेशन आपका प्रॉपरली, और डाइजेशन के लिए आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे राइस है, पटेटोज़ है या ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड मतलब खाली वो जो बेकरी पे ब्रेड मिलती है वो नहीं होता है, रोटी को भी हम लोग ब्रेड ही कहते हैं। इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जब राइस, पटेटोज़ ये सब जाते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर ब्रोकन डाउन, ये कार्बोहाइड्रेट्स टूटते हैं और उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब दिस ग्लूकोज, अब ग्लूकोज भी बन जाता है तो ऐसे ही वर्क नहीं करता है, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, सेल्स के जो ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ ग्लूकोज रिएक्ट करता है और वो हमें एनर्जी देता है, मतलब एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। दैट्स वाई दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज, और इसका नाम रेस्पिरेशन दिया है, एंड द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। तो ये इसलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, कि जनरली हम लोग राइस, पटेटोज़ वगैरह खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट ब्रोक डाउन होता है और वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। जो ग्लूकोज होता है वो हमारे सेल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब जाके एनर्जी जो मिलती है, मतलब निकलती है। दैट्स वाई इट इज़ अ एक्सोथर्मिक, और इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखो यहाँ पे नीचे इक्वेशन दे रखा है, हमेशा देखो ग्लूकोज को याद रखना ना, ऐसे याद रखने का, CHO पहले, क्या याद रखने का, CHO याद रखो, कार्बन हाइड्रोजन CHO, ठीक है, 6 6 12, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के 6 एटम और हाइड्रोजन के, पहले तो याद रखो ग्लूकोज किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर शॉर्ट में याद रखो CHO। 6 6 बीच में डाल दो 12, समझ में आया? एक बार 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक बार डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। पर वो छोड़ो, अपने अपने ट्रिक हैं, आप याद रखो CHO 6 6 बीच में राजा 12, ठीक है, ज़्यादा आइटम हो गए ना। जब ग्लूकोज हमने देखा कि किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन किसका है, हमारे सेल्स का, उसके साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट होता है ना, आप खाते हो, काफ़ी बार गैस हो जाती है, ठीक है। H2O भी फॉर्म होता है और साथ में आपको क्या मिलती है, देखो जितनी भी ये भारी चीज़ें हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स वाली, इट इज़ नॉट सिंपल टू डाइजेस्ट, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, सपोज़ कोई मेरी बात मान लेता है और बोले मैं आज से आलू ही खाऊंगा, तो आलू खाना ऐसी गर्मी में पचना भी चाहिए, एनर्जी मिलेगी, लेकिन साथ में गैसेस भी क्रिएट होती है और आपको एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इसलिए क्या बोलते हैं डॉक्टर्स आज, क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि पानी क्या करेगा, पानी वो मेंटेन करेगा सारी चीज़ें, पानी बैलेंस करता है। मतलब आप कोई भी चीज़ खाते हो, काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वर्क तब करेंगे जब आपके शरीर के अंदर पानी अच्छा जाएगा। अगर पानी नहीं जाएगा तो उसका आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन किसका, जो हमारे सेल्स का है, उसके साथ रिएक्ट किया तो CO2 प्लस H2O प्लस आपको एनर्जी मिल रही है। दैट्स वाई इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। See the decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। तो बोला गया है जो वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल्स हैं
ठीक है, सब्जियां वगैरह सड़ जाती है, डिकम्पोज होता है और कंपोस्ट बन जाता है, उसमें से भी एनर्जी निकलती है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक। नाउ कम टू द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज, ठीक है। डिकम्पोज का हमने क्या देखा था कि एक में से दो कम से कम प्रोडक्ट बनने चाहिए, ठीक है, ब्रेक डाउन होना चाहिए। अब आ जाओ नीचे। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज़ चेंज, यू कैन ऑल्सो स्मेल, ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। हम आ जाते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, देखो। सी डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। देखो, जब आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे मिलता है आपको, को रिएक्ट किसके साथ करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने देखा ना, जो चूना लग गया, जो चूना लगा दिया लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो उसके ऊपर वो लेयर 2-3 दिन में बन जाती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। लेकिन वो चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तब जाके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के ब्रेकअप हो रहे हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के जब ब्रेकअप होते हैं ना, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में नहीं हो रहा है, किस में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है आपको। कैसे, जब उसको हीट किया जाता है। देखो, डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू, सनलाइट के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो रहा है, मतलब देखो, डिकम्पोजिशन मतलब सिंपल, ब्रेकअप्स होना, ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन के लिए कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ना भाई, कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, हीट की वजह से, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं तो उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, और साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सी, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द लाइम, और क्विक लाइम कहा जाता है उसे चूना। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये खास याद रखना, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में CaO, ठीक है, यूज होता है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called a thermal। अच्छा, जब हीट यूज होता है, जब किसी को ब्रेकअप करने के लिए हीट यूज कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसे क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, CaCO3 को तोड़ने के लिए क्या यूज़ किया, हीट यूज़ किया। जब हीट यूज़ हो रहा है उसको ब्रेकअप्स करने के लिए उसके, तो वो क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया, देखो, CaCO3, ठीक है। अब CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको डिकम्पोज करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हीट, मतलब यहाँ पे हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे ही हमने हीट यूज़ किया उसको ब्रेकअप करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, हमको क्या मिला, CaO, ठीक है, दैट इज़ अ क्विक लाइम या लाइमस्टोन। और क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नहीं, कौन सा रिएक्शन हुआ, एक तो डिकम्पोजिशन है, उसके साथ ही गैस निकल रही है, गैस निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक हुआ। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट में तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं, विल कम टू दैट, सिट। ठीक है, ये क्लियर हुआ डिकम्पोजिशन, ठीक है। और हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जल्दी से हम एक बार कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन का रिवीजन देख लेते हैं।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, जो भी हो, वो रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO ले लिया आपने, दैट इज़ अ कंपाउंड, दैट इज़ अ क्विक लाइम, आपने पानी के साथ मिक्स किया तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, पीसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को देखो अपने आप तो टुकड़े होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो वो किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। और जब डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और आपको साथ में क्या मिल जाएगा वहाँ पे, जब CaCO3 के डिकम्पोजिशन हो रहा है तो आपको जो मिलेगा दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब क्विक लाइम, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया ये दो चीज़ें? ओके।